हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिवोशन इंस्टीट्यूट में। आज हमारा 24वां सेशन है करंट अफेयर्स का और स्पेस टेक्नोलॉजी का दूसरा सेशन है। पिछले सेशन में हमने इसरो के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा। आज हम चाइनीज स्पेस एजेंसी जो है, नासा जो है, रशिया जो है और कुछ इसरो से रिलेटेड न्यूज़ भी, ईरान क्या कर रहा है, इजराइल क्या कर रहा है और इवन यूएई ने भी अभी एक मार्स मिशन भेजा है, उन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज की और कल की क्लास दोनों को मिलाकर एक या दो क्वेश्चन 100% गारंटी आपके एग्जाम में पूछे जाने चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं इसरो की एक न्यूज के साथ कि एक चंद्रयान 2 जो हमने भेजा था वो आप जानते ही हैं, उसका एक टेरेन मैपिंग कैमरा है। टेरेन मैपिंग कैमरा 2 नंबरी जो है, उस कैमरे ने चंद्रमा के क्रेटर्स की, क्रेटर होते हैं चंद्रमा के सरफेस पर, उसकी भूमि पर बहुत बड़े बड़े ऐसे गड्ढे हैं, इन गड्ढों को क्रेटर्स बोलते हैं। ऐसे क्रेटर्स की छवियां कैप्चर की है, फोटोज खींची है और इनमें से एक का नाम साराभाई क्रेटर रखा गया है। क्या नाम रखा गया है जी? साराभाई क्रेटर। इनमें से एक का नाम रखा गया है डॉक्टर साराभाई जो थे, जो कि जनक थे हमारे स्पेस प्रोग्राम के, उनके नाम पर एक साराभाई क्रेटर रखा गया है। तो ये आप इंपॉर्टेंट बन सकता है कि चंद्रयान 2 ने एक ऐसे क्रेटर की फोटो खींची है जिसका नाम हमने रखा है साराभाई क्रेटर के रूप में। आगे आए, जीसैट 30 और जीसैट 31, ये 2 सैटेलाइट्स अभी अभी भेजी गई हैं। करीब 14 जीसैट आकाश में हमारी हैं। ये भूतुल्यकालिक संचार उपग्रह हैं, ज्यादा अच्छे से बोलें तो जियो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं। जितना भी आप डिजिटल ऑडियो वीडियो ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह इंटरनेट से, और ब्रॉडकास्टिंग जितनी भी होती है, जो आप समझते हैं ना टाटा स्काई वगैरह वाली ब्रॉडकास्टिंग जो होती है, ये सब इन सैटेलाइट्स की मदद से ही की जाती है। लेकिन इसमें जानने वाली, क्वेश्चन आने वाली बात क्या है कि ये जो जीसैट सैटेलाइट्स हैं, इससे पिछले वाली तो हमने हमारे जो GSLV Mark 3 है, जो आपको याद आ रहा होगा, जो हमारा एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, उसके जरिए भेजी थी। लेकिन ये जीसैट 30 और 31 जो है वो एक फ्रेंच कंपनी है एरियन स्पेस नाम की। ये देखोगे आप, एरियन स्पेस लिखा हुआ है, तो एरियन स्पेस नाम की एक फ्रेंच कंपनी है जिसने अपने एरियन 5 रॉकेट पर इन दोनों सैटेलाइट्स को भेजा है। तो कौन सी कंपनी ने भेजा है ये पूछा जा सकता है आपसे। जीसैट 30 और 31 को भेजा गया है, पहले 31 को भेजा गया था, फिर 30 को भेजा गया था। एरियन स्पेस नाम की जो कंपनी है उसने अपने एरियन 5 नाम के रॉकेट पर इसको भेजा है। आगे आए, इसरो में चंद्रमृदा बोले तो चांद की मिट्टी का एक पेटेंट प्राप्त कर लिया है। बेसिकली आप जानते ही हैं, गगनयान नाम का जो हमारा ह्यूमन मिशन है, उस गगनयान के लिए हमें चांद पर अगर लैंडिंग होगी, जब भी हम दिमाग लगा रहे हैं, तो हमें उसका एटमॉस्फेयर तैयार करना था ट्रेनिंग के लिए। तो उसके लिए हमने क्या किया है, चांद की मिट्टी बनाने का तरीका एक ढूंढा है और उसका हमने पेटेंट कर लिया है। उस चांद की मिट्टी को हाईलैंड लूनर सॉइल सिम्युलेंट भी कहते हैं। कि लूनर का मतलब होता है चांद से संबंधित, सॉइल का मतलब मिट्टी और सिम्युलेंट मतलब उसकी नकल करना। तो चांद की मिट्टी की नकल करने वाली ये मिट्टी है। और साथ में हमने इस चंद्र मिट्टी का इस्तेमाल करके अंतरिक्ष ईंटें, स्पेस ब्रिक्स भी बना ली हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये अंतरिक्ष में ऐसी है जो ईंटें बनाई जा सकती है। बेसिकली हम दिमाग लगा रहे हैं कि अगर हम चांद पर जाएंगे तो वहां पर कोई अगर एरिया हमें बनाना है, घर टाइप्स का या कोई कवर्ड एरिया हमें बनाना है, तो ईंटों की जरूरत पड़ेगी। तो बहुत दूरदर्शी सोच के साथ हमने स्पेस में ये ईंटें भी बना ली है। जो चांद की मिट्टी हमने बनाई, वो चांद की मिट्टी वहां पर अवेलेबल होगी, हमारे बनाने की जरूरत नहीं थी, हम तो टेस्ट कर रहे थे उस पर। और चांद की मिट्टी जो अवेलेबल होगी उसमें यूरिया, जो कि हमें मिल जाएगा यूरिन से, और उसके अलावा ग्वार गम जो है, ग्वार बीन्स जो है, उनकी सहायता से, और एक बैक्टीरिया है। तो इन 2-3 चीजों की सहायता से हम वहां पर स्पेस ब्रिक्स बना सकते हैं, अंतरिक्ष ईंटें बना सकते हैं। अभी आज की ही क्लास में हम बात करेंगे आर्टेमिस की। आर्टेमिस जो है वो नासा का प्लान है चंद्रमा पर मानव सेटलमेंट का, कि इंसान वहां पर जाकर रहें। तो ये अंतरिक्ष ईंटें बनाई गई है चंद्रमा की सतह पर। अंतरिक्ष ईंटें स्थायी प्रक्रिया के रूप में कार्य करेगी। इसरो और IISc बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है बैंगलोर में, इन दोनों ने मिलकर ये काम किया है। तो इन दोनों के लिए ही हमें पेटेंट प्राप्त हो गया है। आगे आए, ये मैंने आपको पहले बता दिया था, कुलशेखर पट्टनम
में हम हमारा तीसरा स्पेस लॉन्च पोर्ट बना रहे हैं। एक हम जानते हैं कि हमारा शार श्री हरिकोटा में है, SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है, और एक हमारा थुम्बा के अंदर है तिरुवनंतपुरम के पास। लेकिन वो जो थुम्बा वाला है उसके अलावा एक तीसरा और हम बनाना चाहते हैं, तो वो तीसरे के लिए कुलशेखर पट्टनम नाम की एक जगह डिसाइड की गई है। मैंने यहां पर दोबारा क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि पॉसिबिलिटी है कि आपसे जिले का नाम पूछ लिया जाए। तो तमिलनाडु के अंदर वो जगह है, लेकिन वो जिला है तुत्तुकोडी, मेरे को सही से प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, तुत्तुकोडी नाम की एक जगह है। वो जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर ये बनाया जा रहा है। मैंने आपको कुलशेखर पट्टनम तो पहले ही बता दिया था, लेकिन ऐसा हो सकता है कुलशेखर पट्टनम ऑप्शन में ही ना हो, सारे डिस्ट्रिक्ट के ही नाम हो, तो आपको तुत्तुकोडी नाम का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। दूसरा, फोबोस नाम का एक चांद है मंगल ग्रह का। जैसे हमारा चांद है, वैसे ही हर प्लैनेट के लगभग कोई चांद होते हैं, किसी का 1, किसी के 2, किसी के 5, तो वो चांद के भी नाम होते हैं। तो फोबोस नाम का जो चांद है, ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये फोबोस नाम का चांद है मंगल ग्रह का। हमारा जो मंगलयान है, मोम मिशन था, मार्स ऑर्बिटर मिशन, उस मंगलयान ने फोबोस की फोटोज खींचकर हमें भेजी थी। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इनमें से मंगल ग्रह का चांद कौन सा है, तो फोबोस एक चांद है और डेमोस दूसरा चांद है। डेमोस और फोबोस ये दो चांद है। हमारा चांद थोड़ा ज्यादा अच्छे से गोल है, इनके पूरे सूर्य गोल नहीं है, लेकिन ये चंद्रमा है किसके, मंगल ग्रह के ये चांद है। और मॉम मिशन जो हमारा था, मंगलयान जो था, उसने इनकी फोटोज खींचकर हमें भेजी है। मार्स कलर कैमरा उसमें लगा हुआ है, जिससे इन्होंने फोटो भेजी है। यस, आगे आए इसरो की एक और इंपॉर्टेंट चीज, एक भारतीय डाटा रिले प्रणाली उपग्रह छोड़ा गया है। इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम बनाया जा रहा है। व्हाट आर रिले सैटेलाइट्स? बेसिकली हम सोच रहे हैं गगनयान के दौरान क्या होगा, हम कनेक्शन कैसे कर सकते हैं। हम कनेक्शन कर सकते हैं जो डायरेक्टली सैटेलाइट के मतलब ऐसी सैटेलाइट से हम कनेक्शन कर सकते हैं जो भारत के ऊपर अभी उड़ रही है। लेकिन जब हमारे लोग जाएंगे गगनयान के अंदर, हमारे एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे, हमारे अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, तो वो तो धरती के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे होंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा भारत के ही ऊपर वाली साइड पे रहेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए उनसे बात करनी बहुत जरूरी है। इसलिए हम एक सैटेलाइट सिस्टम बना रहे हैं जिससे कि वो धरती के चारों ओर कहीं भी होंगे तो 3 सैटेलाइट्स का, पता नहीं 4 सैटेलाइट्स का, ऐसा एक मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, यहाँ पर कुछ सैटेलाइट्स का एक सेटअप होगा। मेरे ख्याल से 3 सैटेलाइट्स हैं। वो 3 सैटेलाइट्स मिलकर क्या करेंगे, आप कहीं भी चारों ओर कहीं पर भी हो, जैसे ये फोटो आप देख रहे हैं, कहीं पर भी होंगे तो उनसे आप आराम से सिग्नल पास करके बात कर पाओगे। इसका नाम क्या है? इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है, नाम पूछा आपसे जा सकता है। गगनयान के लिए बेसिकली हम तैयार कर रहे हैं इसको, ताकि जब भी गगनयान भेजेंगे तो हम हमारे एस्ट्रोनॉट से बात कर पाएं। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है, बिल्कुल, अमेजोनिया 1 नाम की एक सैटेलाइट है जो ब्राजील की पहली सैटेलाइट है। जैसा कि आप जानते हैं, ब्राजील की जो सबसे बड़ी नदी है उसका नाम भी अमेजन है। अमेजन जो नदी है जहां पर ब्राजील में, अमेजोनिया 1 नाम की उनकी एक सैटेलाइट है, जो कि उनका पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। पृथ्वी अवलोकन बोले तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, और इसको लॉन्च करने का काम हमारा PSLV करेगा। तो ब्राजील की पहली सैटेलाइट हम लॉन्च करेंगे। ब्रिक्स समिट के अंदर ये बात हुई थी। तो अमेजोनिया 1 जो सैटेलाइट है वो ब्राजील की सैटेलाइट है और उसको इसरो लॉन्च करने वाला है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये मैं छोटी छोटी सी बातें बता रहा हूं। कल हमने पूरे मिशंस के बारे में बात करी थी। ये लेटेस्ट न्यूज है जो पिछले 6 महीने में आई है। अब हम चलते हैं नासा की तरफ। नासा से संबंधित बहुत सारे सवाल मैंने आपके पिछले साल के एग्जाम्स के अंदर देखे हैं, और नासा भी इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है इसरो के साथ साथ हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नासा की एक टेलीस्कोप है, वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप, WFIRST उसका नाम होता था। ये जो टेलीस्कोप आप देख रहे हैं ये है वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप। WFIRST जिस नाम की सैटेलाइट टेलीस्कोप जो थी, जो अंतरिक्ष के अंदर थी, उस सैटेलाइट का नाम, उस टेलीस्कोप का नाम जो अंतरिक्ष के अंदर है, उसका नाम चेंज करके इन्होंने नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप या फिर रोमन स्पेस टेलीस्कोप कर दिया है। नैन्सी ग्रेस रोमन ये व्यक्ति थी, ये महिला थी। ये नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर रखी गई है टेलीस्कोप का नाम। नैन्सी ग्रेस रोमन जो है उनको मदर ऑफ हबल स्पेस टेलीस्कोप बोला जाता है।
ये W फर्स्ट से पहले सबसे पहले स्पेस टेलीस्कोप के अंदर सबसे पहले हबल स्पेस टेलीस्कोप ही थी जो अंतरिक्ष से हमें तारों सितारों के बारे में जानकारी देती थी। तो ये हबल टेलीस्कोप की जनक एक तरीके से कह सकते हैं, मां कहा जाता है नैन्सी ग्रेस रोमन जी को, और उन्हीं को सम्मान देने के लिए ये W फर्स्ट जो टेलीस्कोप है इसका नाम हमने नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप कर दिया है नासा वालों ने। ये नासा की पहली चीफ एस्ट्रोनॉमर थी, खगोलविद, पहली प्रमुख खगोलविद के रूप में इन्होंने काम किया था। नैन्सी ग्रेस रोमन इनका नाम था। ये नाम आपसे 100% चांस है, मेरे को पूरे चांस लग रहे हैं कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन सी टेलीस्कोप का नाम बदला है? वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप। W फर्स्ट का नाम बदलकर अब नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप कर दिया गया है। यस, आगे आए, जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था, आर्टेमिस जो है वो चांद के ऊपर ऐसे मानव सेटलमेंट के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं नासा वाले कि 2024 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर पहला मानव आधार शिविर होगा, एक एरिया होगा जहां पर इंसान रहेंगे। ऐसे योजनाएं बनाई जा रही है 2024 तक। आर्टेमिस के कई सारे प्लान्स बन चुके हैं, अभी तक लॉन्च कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए ज्यादा डिटेल में हम पढ़ नहीं रहे। आपसे क्वेश्चन यही आएगा कि नासा जो चांद पर जाना चाहता है, चांद पर ह्यूमन सेटलमेंट, मानव आधार शिविर बनाना चाहता है, उसके प्रोग्राम का नाम क्या है? तो आपको आर्टेमिस उसका उत्तर देना है। साथ ही ये बगल में जो आप देख रहे हैं ये नैन्सी ग्रेस रोमन टेलीस्कोप जैसी सी है, लेकिन उसकी पिछली वर्जन है, इसका नाम स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप है। क्या है जी? स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप है। और 30 जनवरी को इस स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप को डीकमीशन कर दिया गया है। ये काफी सालों से कार्यरत है और अब इसको डीकमीशन कर दिया गया है। थोड़ा कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आर्टेमिस 100% किसी ना किसी एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए कि आर्टेमिस क्या है? पहला ह्यूमन बेस कैंप है जो कि मून के साउथ पोल पर होगा, दक्षिणी ध्रुव पर होगा। 2024 तक नासा ये भेजने वाला है। यस, आगे आए, नासा सन के लिए सोलर मिशन, 2 सोलर मिशन नासा की तरफ से चल रहे हैं। जैसे हमारा जो है आदित्य L1, अगर आपको नाम याद आ रहा हो पिछली क्लास से, आदित्य L1 हमारा सौर मिशन है, वैसे ही नासा का जो सौर मिशन है, एक सौर ऑर्बिटर वो भेजना चाहते हैं, सोलर ऑर्बिटर, सोलो उसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। ये सन को ऑब्जर्व करने वाली सैटेलाइट है। ये नासा और ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है, उन्होंने मिलकर बनाई है। ये जो लोगो आप देख रहे हैं ये सोलो ऑर्बिटर का है। हमारा भी आदित्य L1 जो है वो एक तरीके से ऐसा सही है, लेकिन वो L1 पॉइंट पर रहेगा। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, वो ऑर्बिट नहीं करेगा, सर के इर्द गिर्द चक्कर धरती के साथ साथ लगाएगा। दूसरा जो है वो है सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट, सनराइज, सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट। अब ये इतना मुश्किल सा नाम है, ये आप रट्टा मारने जाओगे तो पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन आप सोलो और सनराइज याद रखो, राइज याद रखोगे तो RISE करके बनना चाहिए। E से एक्सपेरिमेंट है, ऐसे रेडियो है R से और E से एक्सपेरिमेंट है। इतना बहुत है, क्योंकि ऐसे कोई 5000 एक्सपेरिमेंट तो हो नहीं रहे हैं, 2-4 हो रहे हैं बस। आप लेकिन एकदम रट्टा मारने पर मत जाना, बैठ के रट्टा मारो क्या था रेडियो इंटरफेरोमीटर, कोई जरूरत नहीं है। आपको वहां पर टिक करना होगा, फिल इन द ब्लैंक्स में खुद पेन से लिखकर नहीं आना है। तो ये जो है सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सनराइज कह रहे हैं, ये एक रेडियो टेलीस्कोप है बहुत बड़ी। ये जो आप देख रहे हैं ये एक बहुत बड़ी रेडियो टेलीस्कोप है, और ये स्टडी करना चाहती है कि सन जो है, सूर्य जो है, वो अपने वेदर स्टॉर्म्स कैसे जनरेट करता है। बेसिकली सौर कण तूफान बोलते हैं, जिसे अंतरिक्ष तूफान बोलते हैं। सूरज के इर्द गिर्द, अगर आप YouTube पे कभी देखेंगे, सूरज के इर्द गिर्द जो कोरोना है, हमने कल बात किया था, कोरोनोग्राफी को हम पढ़ना चाहते हैं, तो वो जो है उसके अंदर से लपटें निकलती है और सौर तूफान निकलते हैं। वो कैसे जनरेट होते हैं और कैसे मेंटेन होते हैं, ये स्टडी करना चाहता है सनराइज। पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सोलो और सनराइज दो याद रखो। एक सोलर ऑर्बिटर है जो ESA के साथ है, और एक सनराइज नाम की एक टेलीस्कोप है। बस सनराइज नाम की टेलीस्कोप है, रेडियो टेलीस्कोप है, इतना बहुत है, रट्टे मत मारना। आगे हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे क्रिस्टीना कोच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक ही नाम है। ये पहली महिला हैं जिन्होंने पूर्ण रूप से महिला अंतरिक्ष सैर की थी। पहले तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर अभी अभी 328 दिन बिताकर सोयूज रॉकेट से धरती पर लैंड की हैं।
और 328 दिन रहने वाली, ये सबसे ज्यादा दिन रहने वाली महिला पुरुष में इंसान बन गई हैं। तो एक तो सबसे ज्यादा लंबे समय तक अंतरिक्ष में रही हैं 328 दिन तक, तो एक तो ये इनके नाम पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और 2019 में इन्होंने पूर्ण रूप से महिला अंतरिक्ष सैर, मतलब जिसमें कोई पुरुष और थे ही नहीं, सिर्फ यही गई थी अंतरिक्ष सैर करने, और इन्होंने कुछ कुछ चेंजेस किए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर, तो वो भी करने वाली ये पहली महिला है। लेकिन इनसे क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा देर लंबे समय तक अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने का रिकॉर्ड कौन सी महिला ने बनाया है? क्रिस्टीना कोच इन महिला का नाम है, 328 दिन तक ये रही हैं। यस, आगे आए, नासा और स्पेसएक्स। एक्चुअली नासा के जो मिशंस थे वो 2011 तक चल रहे थे। कल्पना चावला जी आपने नाम सुना होगा, ऐसे ही एक मिशन में उनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसे नासा के जो ह्यूमन मिशंस हैं वो 2011 तक चल रहे थे, लेकिन उसके बाद 9 साल से नहीं चले हैं। अब 2020 में पहली बार स्पेसएक्स कंपनी जो है, इलॉन मस्क की हमने बात किया था, उसने एक फैल्कन 9 रॉकेट डिजाइन किया और ड्रैगन कैप्सूल डिजाइन किया, जिसके अंदर अब ये नासा का मैन्ड मिशन दोबारा से शुरू किया जा रहा है। तो डेमो 1 जो मिशन था स्पेसएक्स के फैल्कन 9 का, डेमो 1 जो मिशन था, उसमें तो कोई बंदा नहीं गया था, कोई इंसान नहीं गया था, सिर्फ वो डेमो था कि वो ऊपर गया और वापस आ गया, ये देखने के लिए कि वो सुरक्षित है या नहीं है। लेकिन डेमो 2 जो मिशन था, डेमो 2 जो मिशन था, वो पहली क्रूड फ्लाइट थी स्पेसएक्स की। क्रूड मतलब उसके अंदर इंसानों को भेजा गया था। कौन इंसान थे? ये 2 इंसान थे जो 9 साल के बाद नासा के एस्ट्रोनॉट्स नासा के मतलब अमेरिका के रॉकेट से ऊपर गए थे, नहीं तो अभी तक रशिया के रॉकेट से हम लोग जा रहे, मतलब वो लोग जा रहे थे। डगलस हर्ले और बॉब बेहनकन, बॉब बेहनकन और डगलस हर्ले, ये जो 2 व्यक्ति हैं, ये एस्ट्रोनॉट्स हैं नासा के, जो डेमो 2 मिशन के अंदर गए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक। फैल्कन 9 रॉकेट का नाम है जिसके अंदर ये गए थे। अंतरिक्ष यात्री स्पेसएक्स, ये दोनों ही एंडेवर नाम का एक अंतरिक्ष यान था नासा का, उसके अंदर पहले अंतरिक्ष में गए थे। तो अब दोबारा जब ये गए तो इसका नाम जो रखना था, ये जो जिस कैप्सूल में गए थे, उस कैप्सूल का नाम इन्होंने एंडेवर ही रख दिया। तो स्पेसएक्स के पास 2 कैप्सूल हैं, 2 ड्रैगन कैप्सूल हैं। ड्रैगन मतलब ये कैप्सूल होता है जिसके अंदर वो बैठकर जाते हैं। एक रॉकेट होता है जो उस कैप्सूल को ऊपर छोड़ता है, जो फैल्कन 9 रॉकेट है, और एक वो एरिया, वो कैप्सूल है जिसके अंदर वो बैठकर जाते हैं। उस ड्रैगन कैप्सूल का ड्रैगन नाम रखा स्पेसएक्स ने, ड्रैगन कैप्सूल का इन्होंने नाम रख दिया एक का एंडेवर। वैसे ही दूसरा एक स्पेस्ड क्रू मिशन, पहला जो क्रू मिशन है, ये जो आप फोटो देख रहे हैं, पहला क्रू 1 मिशन भी चला गया है ऑलरेडी ये, लेकिन अभी एंडेवर तो वापस आया ही था, वो अभी सही हो रहा था, इसलिए दूसरा ड्रैगन कैप्सूल भेजा गया। दूसरे वाले का नाम रेजिलियंस रखा गया। क्या रखा गया जी? रेजिलियंस रखा गया, जो अंतरिक्ष यान था। तो 2 ड्रैगन कैप्सूल हैं किसके पास? स्पेसएक्स के पास। पहले का नाम एंडेवर है, दूसरे का नाम रेजिलियंस है। तो एंडेवर और रेजिलियंस, एंडेवर में कौन कौन गए थे? डगलस हर्ले और बॉब बेहनकन, और रेजिलियंस में 4 लोग गए थे। अंतरिक्ष यान की पहली परिचालक दल यात्रा थी, और ये 4 लोग कौन थे? माइकल हॉपकिंस, विक्टर ग्लोवर, शैनन वॉकर और सोइची नोगुची। सोइची नोगुची ये आप पहचान ही पा रहे होंगे, ये जाक्सा के, जापान के जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसके ये एस्ट्रोनॉट हैं। और ये 4 लोगों की टीम गई है पहली बार क्रूड मिशन ऑफिशियल पे। इससे पहले वाला जो मैंने आपसे बात की, ये डेमो मिशन था। अब इसमें बहुत सारे नाम आ जा रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा? आपको इन नामों को थोड़ा 1-2 बार देखना है ये वीडियो को, और पढ़ना है, तो उससे क्या होगा, आपको एक आइडिया लगने लग जाएगा। तो बीबी है और डगलस हर्ले, तो BBDH ऐसे करके आप याद रख सकते हैं कि BBDH जो है वो तो डेमो वाले हैं, और फिर अगले वाले भी आप ऐसे करके याद रख सकते हैं कि एक महिला थी, एक जापानीज था, और ऐसे करके आपको इजी हो जाएगा याद करना। तो ये 4 व्यक्ति जो हैं, ये पहले क्रू मिशन में गए हैं रेजिलियंस के अंदर बैठकर। फाल्कन 9 रॉकेट ही जा रहा है हर बार। फाल्कन रॉकेट का नाम याद रखो, स्पेसएक्स नाम रखो, कौन से बंदे की है? इलॉन मस्क नाम के बंदे की है। इलॉन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स, और उसका रॉकेट है फाल्कन, इसमें जाते हैं, ये तो फिक्स हो गया। अब ड्रैगन कैप्सूल है, ड्रैगन कैप्सूल का एक का नाम एंडेवर, एक का नाम रेजिलियंस।
अब ये स्पेस क्रू 1 चला गया, लेकिन स्पेस क्रू अब इसके बाद दूसरा भी जाएगा। अब ये दूसरे में जो है वो पहले वाला एंडेवर जो वापस आया था डेमो 2 से, उसी को सही करके वापस भेज देंगे। तो एंडेवर कैप्सूल का पुनः उपयोग किया जाएगा इसके अंदर। 30 मार्च 2021 को इसका लॉन्च है। ये दोनों लॉन्च हो चुके हैं, डेमो 2 और क्रू 1 हो चुके हैं। 30 मार्च तक क्रू 2 होएगा, जब तक आपका पेपर हो चुका होगा। इसके अंदर भी 4 लोग कौन जाएंगे ये डिसाइड हो चुका है। रॉबर्ट किम्ब्रो, मेगन मैकार्थर, अकीहिको होशिदे और थॉमस पेस्केट। थॉमस पेस्केट जो हैं वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के जर्मनी के एक एस्ट्रोनॉट हैं। अकीहितो जो हैं, ये जो पहले फोटो आप देख रहे हैं, अकीहिको होशिदे जो है वो जापानीज हैं। तो ये दोनों नासा के हैं, ये जर्मनी से यूरोपियन स्पेस एजेंसी के, और अकीहिको जो है वो जापानीज एस्ट्रोनॉट हैं। ये 4 लोग डिसाइड किए गए हैं जो स्पेसएक्स के क्रू 2 मिशन में ऊपर जाएंगे। तो ये आप उसका लोगो देख सकते हैं। स्पेसएक्स का क्रू 2 का क्वेश्चन पूछे जाने के चांस कम है, लेकिन फिर भी पूछे जा सकते हैं। ये 3 ऐसे मिशन है, हालांकि डिसाइड तो क्रू 3 भी हो गया, लेकिन उसमें एस्ट्रोनॉट्स वगैरह डिसाइड नहीं हुए, डेट डिसाइड नहीं हुए, तो इसलिए अपने आप नहीं पढ़ेंगे। 3 मिशन है। डेमो 1 में तो कोई नहीं गया था, डेमो 1 में तो डेमो हुआ था। डेमो 2 जो था उसमें बॉब और डगलस, ये 2 लोग गए थे फाल्कन 9 रॉकेट पर एंडेवर जहाज के अंदर। फिर स्पेसएक्स क्रू 1 रेजिलियंस जहाज के अंदर 4 लोग गए थे, माइकल, विक्टर, शैनन, सोइची। और फिर क्रू 2 में वापस एंडेवर ही लेके जाएंगे 30 मार्च 2021 को। रॉबर्ट किम्ब्रो, मेगन मैकार्थर, अकीहिको होशिदे या फिर थॉमस पेस्केट, ये 4 लोग इसके अंदर जाने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ी इंफॉर्मेशन ज्यादा है, पर आप रट्टा मारने पर मत जाइएगा, बस 1-2 बार ध्यान से पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। आगे आते हैं। नासा ने ही एक वाइटल नाम का वेंटिलेटर बनाया है। जब हम एक कोरोना की क्लास करने वाले हैं, उसके अंदर हमने प्राण वायु और ऐसे करके बहुत सारे वेंटिलेटर्स हमारे देश में भी बने हैं। तो कोविड-19 की वजह से क्या होता है, आपको निमोनिया हो जा रहा है, जो भी पेशेंट्स हैं, मतलब आपके लंग्स सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, लंग्स में पानी भर जा रहा है, जिसकी वजह से सांस नहीं ले पा रहे हैं। कोविड की वजह से मृत्यु नहीं हो रही लोगों की, कोविड की वजह से जो निमोनिया हो रहा है उसकी वजह से ज्यादा मृत्यु हो रही है। तो जिनके एक निमोनिया हो जाता है, जिनके लंग्स सही से काम नहीं कर पाते, उनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। और इस वेंटिलेटर बनाए जा रहे हैं विश्व भर में, सस्ते और किफायती वेंटिलेटर्स। तो कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए विशेष तौर पर नासा के द्वारा वाइटल नाम का ये वेंटिलेटर बनाया गया है। वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकली। तो आप ये देखोगे वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी है, तो ये बहुत ही आसान सा नाम है, लेकिन वाइटल नाम का वेंटिलेटर नासा ने बनाया है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे वेंटिलेटर्स अभी हम पढ़ने वाले हैं। जो कोरोना वाली क्लास होगी तो आपका मिक्सचर हो जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जितना आसान कर सकूं उतना आपके लिए कर दूंगा। आगे आए। एक सोफिया नाम की एक ऑब्जर्वेटरी है, स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। एक जहाज है, उस जहाज के ऊपर यूएस और जर्मनी ने मिलकर क्या किया है, एक जहाज के ऊपर एक ऑब्जर्वेटरी रख दी है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, जहाज के बीच में से एक खाली है, और ये स्ट्रेटोस्फेयर में 30,000 फीट ऊपर उड़कर वहां से अंतरिक्ष की ओर देखता है और अंतरिक्ष की जांच परख करता है। 80% इसमें नासा का हिस्सा है और 20% जर्मनी का हिस्सा है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं आपको, ये चल तो बहुत पुराने टाइम से रही है, लेकिन मैं आपको सोफिया के बारे में बता के रहा हूं, क्योंकि सोफिया ने अभी अभी पानी ढूंढ लिया है चंद्रमा के ऊपर, जो कि चंद्रयान पहले ही ढूंढ चुका है, लेकिन चंद्रयान 1 जो हमारा ढूंढ चुका है, उसकी पुष्टि करने के लिए सोफिया ने दोबारा से मॉलिक्यूलर वाटर H2O उसको मिल गया है चांद की सतह पर। तो सबसे पहला काम ये हमारे चंद्रयान 1 ने किया था। अब सोफिया जो है, स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी, इसने भी वो पानी की पुष्टि कर दी है। तो ये भी आप सोफिया याद रख लो, नाम इजीली रह जाएगा। सोफिया जहाज में उड़ती है, जर्मनी की है, अमेरिका में रहना उसको पसंद है, ऐसे करके आपको याद रह जाएगा। यस, आगे आए। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेरा ऐसा मानना है, ये पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पदार्थ की जो 5वीं अवस्था होती है, जनरली बचपन तक हमें पदार्थ की 3 ही अवस्था पता होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कि बर्फ है तो सॉलिड है, और अगर पानी है तो लिक्विड है, और वाष्प बन गया, वाटर वेपर बन गया तो गैस है। ये 3 पता होती है। 3 के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो 4 निकल के आती है, प्लाज्मा नाम की एक और
स्टेट है, पदार्थ की अवस्था है, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा चौथी अवस्था है। लेकिन इसके बाद आइंस्टाइन ने, एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे, उन्होंने हेल्प ली थी सत्येंद्र नाथ बोस, जो कि हमारे भारतीय मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट थे। तो सत्येंद्र नाथ बोस जी के पेपर्स को पढ़ते हुए उनको आइडिया आया और उन्होंने स्टडी की। तो बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट, जरा गौर फरमाइएगा जी, बोस सत्येंद्र नाथ बोस जी के नाम पर है, जो कि भारतीय थे, और आइंस्टाइन घनीभूत बोल सकते हैं, ये मैंने गूगल से किया है, मेरे को पता नहीं इसको सही में घनीभूत कहते हैं कि नहीं, लेकिन बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट नाम की ये जो पांचवी अवस्था है, ये मैटर की पांचवी अवस्था है। ये पांचवी अवस्था कब आती है? जब किसी भी पदार्थ के परमाणुओं को, मॉलिक्यूल्स को आप 0 केल्विन, एब्सोल्यूट जीरो पर, पूर्ण शून्य, एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है? 0 केल्विन या फिर 273.15 डिग्री सेल्सियस माइनस में जब आप इतना ठंडा कर देते हो, तब ये स्टेट देखने को मिलती है। तो ये जो पांचवी अवस्था है, पहले तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सी अवस्था है, ये पूछा जा सकता है। तो 5 अवस्थाएं होती है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है अवस्थाओं से, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, और पांचवी बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। तो पांचवी भी अब मिल गई है, पूर्ण शून्य पर यह पाई जाती है, 0 केल्विन या फिर -273.15 डिग्री सेल्सियस पर यह पाई जाती है। इसका पहला एविडेंस, पहला प्रमाण मिला है कोल्ड एटम लैब, CAL जो है, जो कि स्पेस के अंदर नासा की लैब है, उसको यह पहला प्रमाण मिल गया है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि पांचवी अवस्था कौन सी होती है, आपसे यह पूछा जा सकता है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होते हैं, और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ये कब पाई जाती है, एब्सोल्यूट जीरो पर पाई जाती है। पर 100% चांस है कि ये क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। यस, आगे आते हैं। नासा ने डिसाइड किया है कि वो इंडिया सैट नाम की एक सैटेलाइट भेजेंगे अंतरिक्ष में। अब हजारों सैटेलाइट जाती रहती है, हम इंडिया सैट को लेकर क्यों क्वेश्चन आएगा? क्योंकि इंडिया सैट एक कंपटीशन नासा कराती है, क्यूब्स इन स्पेस कंपटीशन। ये जो क्यूब्स इन स्पेस कंपटीशन होता है, ये वार्षिक एक कंपटीशन होता है नासा का, और इस बार ये 3 जो भारतीय व्यक्ति हैं, भारतीय स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने ये कंपटीशन जीत लिया है, और इनकी सैटेलाइट है इंडिया सैट नाम की। तमिलनाडु के ये 3 छात्र हैं, एम अदनान, एम केशवन और वी अरुण। एम केशवन, एम अदनान केशव अरुण, है ना, AKA बोलते हैं ना, वैसे AKA हो जाएगा, अदनान, केशवन, अरुण। ये 3 भारतीय स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये सैटेलाइट बनाई है, क्यूब्स इन स्पेस कंपटीशन जीता है, और नासा अब इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ेगा। तो इंडिया सैट नाम की सैटेलाइट, आप सैटेलाइट का नाम भी आ सकता है, कम चांस है थोड़े से, पर फिर भी अदनान, केशवन और अरुण ये नाम भी पूछे जा सकते हैं, पर चांस कम है। क्यूब्स इन स्पेस कंपटीशन, बस एक बार आपने मेरे मुंह से सुन लिया, AKA भी सुन लिया, तो आपको इजी हो जाएगा अब याद रखना। यस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जरा गौर फरमाइएगा, जुलाई से लेकर मार्स का एक विंडो ओपन थी। विंडो ओपन का मतलब क्या है कि मार्स जो है, मंगल ग्रह जो है, वो ऐसे नहीं धरती के साथ साथ घूम रहा है, मंगल ग्रह अलग गति से घूमता है, धरती अलग गति से घूमती है। तो टाइम आता है, कुछ सालों बाद एक टाइम आता है जब आप धरती से कुछ मार्स पर भेज सकते हो, जब मार्स जो है, मंगल ग्रह जो है, वो धरती के सबसे करीब होता है। तो इस बार जब वो सबसे करीब था 2020 के ये अंत में, तब 3 अलग अलग मार्स मिशन छोड़े गए हैं धरती से। ये तीनों ही आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नहीं तो तीनों का एक क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से देश ने मार्स मिशन इस साल नहीं भेजा है। तो मान लो भारत ऑप्शन होगा, तो भारत ने इस साल नहीं भेजा है। 3 देश कौन से हैं वो हम बात करते हैं। एक तो नासा ने भेजा है, अमेरिका ने, मार्स 2020 इनका मिशन का नाम है। जजीरो क्रेटर है मार्स के ऊपर एक, वो जजीरो क्रेटर की ये स्टडी करना चाहते हैं। 17 वर्षीय भारतीय मूल की एक लड़की है, ये जो लड़की आप देख रहे हैं, वनीजा रूपानी इनका नाम है। ये आपसे पूछा जा सकता है, वनीजा रूपानी इनका नाम है। इस बार जो मंगल मिशन गया है उसमें 2 चीजें गई है, एक तो रोवर गया है, मतलब जो चलेगा सड़क के ऊपर, मतलब मार्स के ऊपर, और एक हेलीकॉप्टर भी गया है मार्स का। तो विश्व का पहला मार्स हेलीकॉप्टर भी बनाया है नासा ने इस बार। पिछली बार जो रोवर गया था वो क्यूरियोसिटी नाम का रोवर गया था। 2011 में जब मार्स मिशन चला था नासा का, तो वो क्यूरियोसिटी नाम का मार्स रोवर वहां पर गया था, जिसने गेल क्रेटर का अन्वेषण किया था। लेकिन इस बार जो क्रेटर रोवर जा रहा है वो क्यूरियोसिटी नहीं, वो जा रहा है परसिवरेंस नाम का।
ये जो परसिवरेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परसिवरेंस नाम का रोवर जा रहा है जिसको शॉर्ट फॉर्म में पर्सी भी कहा जा रहा है। तो परसिवरेंस का मतलब होता है डटे रहना, कि मुश्किलों के सामने भी डटे रहना, जो कि आपको करना है चाहे कितनी भी दिक्कतें आ जाए। तो परसिवरेंस नाम का रोवर जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये परसिवरेंस है, ये देखो परसिवरेंस का नाम भी लिखा हुआ है। तो ये परसिवरेंस तो मतलब ऐसे मतलब कार है छोटी सी जो चलेगी वहां पे, रोवर है। रोवर का मतलब होता है जो चलती है जमीन पर। और एक हेलीकॉप्टर भी जा रहा है। वो हेलीकॉप्टर ये वनीजा रूपानी जी जो हैं, इन्होंने एक कंपटीशन जीता था, रोवर का नाम रखो निबंध लेखन कंपटीशन हुआ था। वो निबंध लेखन ऐसे कंपटीशन इन्होंने जीता। ये भारतीय मूल की लड़की हैं और इंजेन्युइटी इन्होंने उसका नाम रखा है। फिर क्या नाम रखा है जी? इंजेन्युइटी। इंजेन्युइटी मतलब अंदर से जो एक नई सोच निकल कर आती है वो इंजेन्युइटी है। इंजेन्युइटी उस हेलीकॉप्टर का नाम रखा गया है जो मार्स के ऊपर जाएगा। सारी कहानी सॉल्व करूं, एक लाइन में बोलूं तो आपको मार्स 2020 मिशन गया है नासा की तरफ से। वनीजा रूपानी ने हेलीकॉप्टर का नाम इंजेन्युइटी रखा है और परसिवरेंस नाम का रोवर जा रहा है। इससे पहले जो रोवर गया था उसका नाम क्यूरियोसिटी था। ये नाम आपसे बिल्कुल क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो परसिवरेंस रोवर और इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर ये दोनों जा रहे हैं मंगल 2020 मिशन जो है नासा का, उसके ऊपर। वनीजा रूपानी ने इसका नाम रखा है जो कि भारतीय मूल की है। यस, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, पक्का क्वेश्चन आएगा। दूसरा जो मार्स मिशन गया है और बहुत ही हैरानी के साथ यूएई का, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो कंपनी है, संयुक्त अरब अमीरात जो देश है, वहां का मार्स मिशन पहली बार गया है। एमिरेट्स मार्स मिशन इसका नाम रखा गया है। होप नाम का प्रोब है। ये जो प्रोब है, जो मतलब जो ऑर्बिटर है इनका, उसका नाम होप रखा है इन्होंने। क्या रखा है? उम्मीद, होप रखा है। या इसको अल अमाल भी कह रहे हैं। ये अल अमल या अल अमाल जो भी होगा मेरे को पता नहीं है, अल अमल कहा जा रहा है। अल अमल या होप। होप के नाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूएई के मार्स मिशन का नाम क्या है, तो होप मिशन है या उसे अमीरात मार्स मिशन भी कह रहे हैं। तो अल अमल भी इसका नाम है। यूएई जो है, संयुक्त अरब अमीरात जो है, वो पहला पश्चिम एशियाई और अरब राष्ट्र बन गया है जिसने अंतरग्रह अंतरिक्ष मिशन पहली बार छोड़ा है। इस सऊदी अरेबिया वाले एरिया से कहीं पर भी नहीं छोड़ा है किसी ने भी। लेकिन यूएई क्या, एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। ये लोग सब तेल के पैसे कमा के बैठे हैं, लेकिन ये चाहते हैं अब तेल से अब ये नॉलेज और टूरिज्म की तरफ जाएं। तो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनाने के लिए यूएई ने ये मार्स मिशन भेजा है। जापान का मित्सुबिशी कंपनी, अगर आप जानते हैं, मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज का एक रॉकेट है, जिस रॉकेट के ऊपर ये मार्स मिशन भेजा गया है यूएई की तरफ से। तो जापान की मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज के रॉकेट पर जापान की जो कंपनी है, संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला मार्स मिशन भेजा है, जिसका नाम अमीरेट्स मार्स मिशन या फिर अल अमल या फिर होप प्रोब उसका नाम है। होप आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि होप एक मतलब अच्छा नाम, अच्छा है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यस। तीसरा जो मिशन गया है वो चाइना की तरफ से गया है। ये तीन ही देश हैं। कौन से हो गए जी? नासा यूएस ने पहला मार्स मिशन भेजा है, दूसरा यूएई ने, संयुक्त अरब अमीरात ने भेजा है, और तीसरा चाइना ने भेजा है। चाइना की जो एजेंसी है, जैसे नासा है वैसे ही चाइनीज नेशनल स्पेस एजेंसी CNSA नाम की उनकी एजेंसी है। ताइनवेन नाम का ये मार्स मिशन है जो कि चाइना का मिशन है। नाम आपसे बिल्कुल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ना। ताइनवेन नाम का ये जो मिशन है ये पहला मंगल अन्वेषण मिशन है चाइना की तरफ से। चाइना का अभी तक, चाइना से पहले हमने मार्स में भेज दिया था मिशन। इसके अंदर वो लोग एक रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट तो जाएगा ही, एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर, तीनों चीजें जाएगी। एक ऑर्बिटर होगा, जैसे हमने अभी चंद्रयान में ये तीनों चीजें भेजी थी। मार्स में तो हमने तीनों चीजें नहीं भेजी थी, खाली एक ऑर्बिटर ही भेजा था। उनका जो लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट है, जैसे हमारा GSLV Mark 3 है, वैसे ही उनका लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट है चाइना वालों का, जिसके जरिए ये भेजा जा रहा है। ताइनवेन नाम की ये मार्स मिशन है इनका, और बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि ताइनवेन क्या है या चाइना के स्पेस मिशन का नाम क्या है, वगैरह वगैरह। यस। तो यूएस से मंगल 2020, इंजेन्युइटी, परसिवरेंस, होप एमिरेट्स के लिए और ताइनवेन चाइना के लिए, ये 3 मार्स मिशन इस साल गए हैं। आगे आए, चाइना से रिलेटेड थोड़ी सी और न्यूज है। एक बेडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। आपने जीपीएस का सुना होगा, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, वो यूएस का है, अमेरिका का है। वैसे ही रूस का ग्लोनास नाम का एक सिस्टम है, वैसे यूरोपीय संघ का गैलीलियो नाम का एक सिस्टम है।
तो ये तीन जो सिस्टम है ये पूरे विश्व के सिस्टम है, पूरे विश्व में ये सैटेलाइट के जरिए आपको नेविगेशन दे सकते हैं। जीपीएस हो चाहे जैसे कि आप गूगल मैप्स वगैरह में यूज करते हैं, तो जीपीएस यूएस का, रूस का ग्लोनास और यूरोपीय संघ का गैलीलियो, ये तीन अंतरिक्ष में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहे थे। अब चौथा लास्ट सैटेलाइट जब लॉन्च कर दिया गया है तो बेडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, बेडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है ये चाइना का अब चौथा विश्व में अंतरराष्ट्रीय बन गया है। लेकिन भारत का भी एक है, लेकिन वो रीजनल है, क्षेत्रीय है। भारत वालों ने पूरे विश्व का नहीं किया, हमने क्या करना है, हमारा वाला सही चलना चाहिए। तो ये जो भारत का सिस्टम है ये भारत के पूरे एरिया में और 1500 किलोमीटर साइडों का इतना ये हमें नेविगेशन पूरा दे देता है। तो बेडू नेविगेशन सिस्टम जो पूरा अंतरराष्ट्रीय है, चौथा है चाइना का। भारत का जो है वो भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS नाम है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जो अभी 7 सैटेलाइट से बनकर बना है और बहुत धीरे हम इसको 7 से 11 सैटेलाइट भी बना देंगे। इसका जो ऑपरेशनल नाम है वो नाविक है। नाविक की फुल फॉर्म नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, ये उसकी फुल फॉर्म है। नाविक के नाम से ये फेमस है। नाविक भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बेडू भी पूछा जा सकता है। इनमें से कौन सा विश्व स्तरीय नहीं है तो नाविक आ जाएगा। जीपीएस, ग्लोनास और गैलीलियो ये 3 नाम है। यस, ये नेविगेशन के लिए सैटेलाइट सिस्टम है। तो लास्ट सैटेलाइट चली गई है चाइना वाले बेडू की, तो अब ये बेडू भी अंतरराष्ट्रीय सैटेलाइट सिस्टम अब चालू हो गया है। यस, आगे हैं रशिया की बात करें, रोस्कोमोस, ये जैसे आप देख रहे हैं रोस्कोमोस नाम की कंपनी मतलब जो संस्थान है रशिया का है, और उसने अभी अभी आर्कटिका M नाम की एक सैटेलाइट छोड़ी है। पिछले साल के क्वेश्चंस में मैंने आप एक देखा था कि 2015 के अंदर जो नई सैटेलाइट छोड़ी गई थी अन्य अन्य देशों द्वारा, उनके भी क्वेश्चन देखने को मिले थे मेरे को कुछ 5-6 शिफ्ट्स के अंदर। तो हो सकता है आपकी शिफ्ट में आ जाए, इसलिए ये थोड़ा सा ही है, 5-7 सैटेलाइट्स हैं इंपॉर्टेंट जिनके नाम अखबारों में थे। तो आर्कटिका M नाम की सैटेलाइट है जो रोस्कोमोस द्वारा छोड़ी गई है। इनका बाइकोनूर स्पेस स्टेशन है कजाकिस्तान के अंदर, ये नाम आपने बहुत बार सुन रखा होगा पहले भी। और सोयूज रॉकेट है, ये भी आपने नाम बहुत बार सुन रखा होगा, और फ्रिगेट बूस्टर के साथ भेजा गया। ये नीचे वाली जानकारी काम की नहीं है, सोयूज नाम पता होना चाहिए और आर्कटिका M नाम पता होना चाहिए और रशिया पता होना चाहिए, इतना मोर देन सफिशिएंट है, इसके अलावा कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। तो रशिया ने आर्कटिका M सैटेलाइट सोयूज रॉकेट से भेजी है। यस, बेसिकली क्यों भेजी है, आर्कटिक का क्लाइमेट, आर्कटिक जो एरिया है, आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण पर नजर रखने के लिए भेजा गया है। स्पेस टूरिज्म, एक कंपनी है RSC एनर्जिया, ये उसका सिंबल है, अब रशियन में है इसलिए अजीब दिख रहा है। इस कंपनी ने स्पेस एडवेंचर्स ऑफ US नाम की एक कंपनी के साथ मिलकर 2023 के अंदर फर्स्ट टूरिस्ट ऑन स्पेस वॉक ले जाने के लिए ओपन किया है कि हम टूरिस्ट को लेकर जाएंगे और टूरिस्ट जो ऊपर जाएंगे वो स्पेस वॉक भी कर सकते हैं, मतलब वो अंदर तो रहेंगे पर वो अपने स्पेस सूट से बाहर निकलकर स्पेस वॉक भी उनसे करवाई जाएगी। आपको बता दें कि रोस्कोमोस ने और RSC एनर्जिया ने मिलकर 2001 से 2009 के बीच में 8 टूरिस्ट ऑलरेडी ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ले जा चुके हैं। बहुत पैसा लेते हैं लेकिन ये टूरिस्ट को भी अब लेके जा रहे हैं स्पेस के अंदर, और अब पहली बार ये टूरिस्ट को स्पेस वॉक पर लेकर जाएंगे। RSC एनर्जिया इस कंपनी का नाम है, ये नाम आपको पता होना चाहिए कि स्पेस टूरिज्म कौन सी कंपनी कराती है, तो RSC एनर्जिया उसका नाम है। यस, आगे हैं इजराइल नाम का जो देश है, जैसा कि आप जानते हैं जेरूसलम उसकी कैपिटल है। आजू बाजू में सऊदी अरेबिया के ऊपर जॉर्डन है, जॉर्डन के बगल में लगता हुआ है, उसके ऊपर सीरिया है, इधर इराक है, इधर इजिप्ट है। लड़ाइयाँ बहुत रहती है जेरूसलम में और इजराइल में, लेकिन जेरूसलम का कुछ हिस्सा मतलब काफ़ी पॉलिटिक्स है, लेकिन जेरूसलम कैपिटल है इजराइल की। उन्होंने ओफेक 16 नाम का एक सैटेलाइट छोड़ा है। ये जो ओफेक 16 है ये एक जासूसी स्पाई सैटेलाइट है, रिकॉनेसेंस सैटेलाइट बोलते हैं, स्पाई सैटेलाइट है जो कि उनके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, रक्षा मंत्रालय ने छोड़ा है। तो आपको ये याद रखना है कि आर्कटिका M रशिया की है और ओफेक 16 इजराइल की है, ऐसे आपको याद रखना है। और नूर उपग्रह जो है वो ईरान का उपग्रह है, ये जो आप देख रहे हैं ईरान की सैटेलाइट है, नूर उपग्रह इसका नाम है। ये पहली मिलिट्री सैटेलाइट है जो ऑर्बिट में चली गई, ईरान की पहली सैटेलाइट है। कासेद नाम का इनका एक लॉन्च व्हीकल है, जैसे हमारा PSLV GSLV है, ये कासेद भी आपको पता होना चाहिए, नूर भी पता होना चाहिए, और इन दोनों का संबंध किससे है, ईरान से है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो नूर सैटेलाइट और कासेद लॉन्चर
ईरान के हैं, ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दश्ते कबीर, ये मेरे को लगा पूछे जा सकता है। दश्ते कबीर जो है ये बहुत बड़ा रेगिस्तान है ईरान के अंदर, और वहीं से इन्होंने इस रेगिस्तान से ही इसको छोड़ा है। यस, ईरान नूर उपग्रह कासेद नाम का प्रक्षेपण यान है। आगे आए, ईरान से संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है जो क्वेश्चन बन के आ सकती है। ईरान और यूएस की लड़ाई होगी बेसिकली। ईरान का न्यूक्लियर प्लान जो चल रहा था, जब बराक ओबामा यूएस के प्रेसिडेंट थे तो ईरान न्यूक्लियर डील हुई थी जो बढ़िया चल रही थी, लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आ गए। डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे हुए व्यक्ति हैं जैसा कि आप जानते हैं, तो उन्होंने क्या किया, वो न्यूक्लियर डील कैंसिल कर दी। और इराक के ये बंदा जो है, इराक का सबसे पावरफुल बंदा है अयातोला अल्लाह खमेनी। अयातोला खमेनी करके नाम है। तो अयातोला खमेनी जो है वो सुप्रीम लीडर हैं। तो अयातोला खमेनी के बाद दूसरे नंबर पर जो शक्तिशाली व्यक्ति का नाम आता है वो है कासिम सोलेमानी। ये कासिम सोलेमानी नाम के ये व्यक्ति थे। ये बहुत समय से ईरान को चला रहे थे और ईरान के अंदर इनका बहुत बड़ा रुतबा था। लेकिन इसी साल जनवरी, पता नहीं फरवरी में, यूएस ड्रोन स्ट्राइक से इनकी हत्या कर दी गई। तो यूएस ने, डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेसिफिक ऑर्डर्स दिए थे कि इराक के इस बंदे को मार दो, ईरान के, और वो मर गए। उसके बाद ईरान ने इराक के अंदर जो भी बेसिस थे यूएस के एयरफोर्स के, उस पर भी हमला किया था। काफ़ी गड़बड़ हुई थी, काफ़ी दिनों तक न्यूज़ में रहा था। तो ये नाम आपको पूछा जा सकता है। इनका नाम है कासिम सोलेमानी। लेकिन यहां पर हम क्यों पढ़ रहे हैं स्पेस की क्लास में? क्योंकि ईरान ने अभी पिछले एक साल के अंदर अंदर, जब से ये अटैक टूक होने लगे हैं, तब से अपना ये स्पेस प्रोग्राम और ये सब कुछ लॉन्च किया है। तो मतलब ईरान ज्यादा बढ़ रहा है। तो राड 500 नाम की एक मिसाइल बनाई है, नई सीमा है 500 किलोमीटर, बैलिस्टिक मिसाइल है राड 500। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दूसरा है कि कासिम सोलेमानी, मार्टर कासिम सोलेमानी, शहीद कासिम सोलेमानी नाम की एक और मिसाइल बनाई है जो सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह मार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है। 1400 किलोमीटर जिसकी रेंज है। तो 1400 किलोमीटर रेंज वाली कासिम सोलेमानी एक मिसाइल बनाई है ईरान ने। वही जो टेक्नोलॉजी इसमें यूज होती है मिसाइल में, वही टेक्नोलॉजी इसमें यूज हुई है, इसलिए मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं। और एक शहीद अबू मेहदी नाम की और मिसाइल बनाई है जो कि एक क्रूज मिसाइल है जो करीब 1000 किलोमीटर तक जा सकती है। तो सबसे ज्यादा बड़ी मिसाइल जो इनकी भी है वो 1400 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली है, और कासिम सोलेमानी के नाम पर उस मिसाइल का नाम रखा गया है। उसके अलावा अबू मेहदी जो कि पुराने जमाने में ईरान इराक के लीडर हुआ करते थे, उनके नाम पर, और राड 500 एक 500 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है। ये ईरान की 3 मिसाइलें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, बीच वाली है, और कासिम सोलेमानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। यस, तो स्पेस से संबंधित इतनी ही जानकारी है। इससे बाहर मुझे तो नहीं लगता कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो नई नई तकनीकें भारत के अंदर डेवलप हुई हैं उनके बारे में हम एक या दो क्लास और देखेंगे। फिर हम कोरोना से रिलेटेड जो नई टेक्नोलॉजी है उनको देखेंगे। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़ते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी तैयारी कीजिए कि सिलेक्शन रुक ना पाए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।